अगर परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी को आपको समझना है तो आपको YouTube पे जब भी वीडियो पड़ेगा तो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत बड़ी पॉलिसीज थी जिसके चक्कर में लड़ाई हुई और दिक्कतें बढ़ी। तो इसमें क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया बंगाल में, रैयतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया मद्रास में, महलवाड़ी सेटलमेंट विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर स्टार्ट किए गए थे और अलग अलग जगह पर इनका कार्य चल रहा था। बताइए, बोलिए बेटा। बोलो बेटा। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट आया। अब मिलिट्री कॉजेस क्या थे? अब जो सेटलमेंट से इन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला। मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ, भाई सैलरी, पेंशन, सर्विसेज बिल्कुल अलग अलग। अंग्रेजों को उतनी सैलरी दी जा रही है जो भारत के सबसे उच्च अधिकारी को नहीं दी जा रही है, एक सिपाही को। यूरोपियंस को अलग खाना दिया जा रहा है, उनको अलग ट्रीट किया जा रहा है, इंडियन ब्रिटिश आर्मी को अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा कारण बना जिससे यहाँ पर रिवोल्ट होगी। ठीक है, इनको कभी भी सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जाएगा, कितना भी अच्छा ये काम कर ले, कितने भी रॉयल हो जाए। इसके बाद रिवोल्ट सिपाही म्यूटनी की जब स्टार्ट हुई थी, कहा जाता है इंडिया में 87% से ऊपर सिपाही भारतीय थे जो ब्रिटिश सेना बनाते थे। इनको कम सैलरी दी जाती थी, सेम रैंक होते हुए भी। इनको घर से बहुत ज्यादा दूर रखा जाता था। लॉर्ड कॉनिंग ने जब जर्नल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डाला तो उसमें सीधे कह दिया कि आपको समुद्र पार विदेश भी जाना पड़ेगा। तो भाई हमारे देश में समुद्र की पार करने की प्रथा थी नहीं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो ये जो सिपाही थे ये बहुत ज्यादा दुखी चल रहे थे और इनको एक कारण मिला बाद में रिवोल्ट करने का। तो इन्होंने प्रॉपर मैनर में रिवोल्ट में भाग लिया। इन्होंने कहा भाई अंग्रेजों, हमको माफ करो, हम तुम्हें नहीं झेल पाएंगे, हमको जाना है तुम्हें से दूर। तो भाई ये लड़ने लगे। अब फेल किए हुए हैं, जाहिर सी बात है। कौन कौन था, लीडर क्या थे, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कल लेक्चर में, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। बट हम ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब अगर ये रिवोल्ट हुआ तो फेलियर क्यों हुआ, फेल होने का कारण क्या बना। देखिए इनके फेल होने के कई कारण हैं और इनके फेल होने का सर्वप्रमुख कारण है ये कि बेटा जब इनको फेलियर का बात की गई तो इनके फेल होने के पहला कारण बना कि इनका कोई क्लियर लीडर नहीं था। एक लीडर के नाम पर सारे रिवोल्टी नहीं लड़ रहे थे, पहली चीज। इंडियन रूलरी, दूसरी साइड जो भारतीय शासक थे, लोकल इंडियन रूलर थे, वो इंडियंस के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। एजुकेटेड इंडियंस ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है, मराठों में होलकर, सिंधिया, भोसले, इन्होंने इनका साथ नहीं दिया। पंजाब ने इनका साथ नहीं दिया, बांग्लादेश ने साथ नहीं दिया, नेपाल ने साथ नहीं दिया। ये सब ऐसे राज्य थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जब रिवोल्ट में इन्होंने हमारा साथ दिया ही नहीं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आर्म एंड एम्यूनेशन तो लूटे वाले थे, हमें आउटसाइड हेल्प नहीं मिली। तो हमारे पास जितनी चीजें अवेलेबल थी हम उन्हीं के साथ काम कर रहे थे, तो आउटसाइड हेल्प नहीं मिली। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब हमें आउटसाइडर से हेल्प ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो आउटसाइडर हेल्प ना मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण बना जिससे हमारा साम्राज्य पूरा खराब हुआ। ठीक, और अब यहाँ पे बात आती है कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या किया। तो लॉर्ड कैनिंग जब आए तो पहले गवर्नर बने। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपने टाइम पे किए थे। पहले 1857 में इन्होंने रिवोल्ट को खत्म किया आते ही। ठीक है, इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाए जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम लाए। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब होता है विभाग। जैसे मान लीजिए मंत्रालय, रेलवे का मंत्रालय क्या है, पोर्टफोलियो। तो भारत में सबसे पहले विभागों का बंटवारा स्टार्ट किसने किया, लॉर्ड कैनिंग भाई साहब ने। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तुरंत खत्म कर दिया। इन्होंने कहा भाई भारत में हमने जितना जीत लिया बहुत है, अब हमें नया एरिया जीतने की जरूरत नहीं है, जितना है उतने में चुपचाप शासन करो, नए शासन की हमें जरूरत नहीं है, ना हम कोई नया शासन जीतेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ही खत्म कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपी स्टार्ट कर दी कि हर एक बंदे को इक्वल दंड विधान मिलेगा। हाई कोर्ट इन्होंने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन पीनल कोड 1858 में बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंडियन पीनल कोड वगैरह बन जाएगी तो एक डिसिप्लिन मिलेगा ब्रिटिश भारत में। इसका इन्होंने प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत ये चलते हुए आपको यहाँ दिखते हैं। अब हमने कहा था रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था। अब रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज की बात करेंगे तो आपको पता है ग्रीस कारतूस। ठीक है, बट इससे पहले क्या था, आपको मैंने बताया ना कि भाई जो ग्रीस कारतूस था उसको मुंह से बाइट करना होता था।
जिसमें बारूद भरा होता था। तो जब उसको मुंह से बाइट करेंगे तो उसमें ग्रीस काव फैट या पिग फैट की लगी है। काव हमारे लिए पवित्र है ना, पिग जो था वो मुस्लिम्स नहीं, हराम था उनके लिए। तो भाई दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी रिलीजियसली, तो ये बिल्कुल रिवोल्ट हुआ। फिर मार्च 1857 में सबसे पहले बैरकपुर रेजिमेंट में मंगल पांडे साहब, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट जनरल से पूछा कि सर क्या इसमें ग्रीस कारतूस है? कह रहे हाँ है। कह रहे इसमें जो ग्रीस लगी है वो काव और सुअर के फैट से बनी है? कह रहे नहीं। उन्होंने कहा पक्का बताओ, नहीं माने। एक दिन उनको लगा कि शायद बनी है, उन्होंने अपने सार्जेंट को मार दिया और बाद में इन्हें फांसी पे लगा दिया। तो कहा जाता है जब हम मोटिवेशन लेते हैं, हम कहते हैं कि 1857 के रिवोल्ट ने हमको मोटिवेट किया, तो इनकी डेथ से बहुत कुछ बदल जाता है और मंगल पांडे की डेथ के बाद चीजें बदलने लगती हैं। मंगल पांडे के मरने के बाद फिर 8 अप्रैल को इनको जब दफना दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसके बाद 9 मई को 85 सोल्जर, कितने 85 मेरठ रेजिमेंट के कहते हैं कि भाई साहब हम आपकी बंदूकें नहीं चलाएंगे, तो इनको कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता है और कहा जाता है तोपों से उड़वा दिया जाएगा। उसी दिन शाम को 10 तारीख को सुबह सुबह सबकी रिवोल्ट होती है, मतलब 9 को स्टार्ट होती है, 10 को होती है, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली चलो का नारा देते हैं, मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच के क्या करते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, अब ये रिवोल्ट आपकी चलने लगती है। अब रिवोल्ट ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चली, ये दिल्ली में भी गई, पटना भी गई, राजस्थान भी गई, कानपुर गई, लखनऊ गई, बरेली गई, झांसी गई, इन सब जगह पर पहुंची। लखनऊ में बेगम हजरत महल बैठी हुई थी, नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब देखिए मेरे नवाब तो चले गए, अब इनके बेटे का नाम था बिजरिस कादिर, तो ये बिजरिस कादिर के साथ बैठी और इन्होंने रिवोल्ट किया कि मेरे बेटे को दोबारा बैठाया जाए, हमारे यहाँ सुशासन था, आप गलत बोल रहे हैं। कानपुर में नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे क्योंकि दत्तक पुत्र थे, तो ये पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। एक जो है वो अपने टेरिटरीज के लिए लड़ रही है, ठीक है, दूसरे लोग ग्रीस कारतूस और रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं। तात्या टोपे स्ट्रगल में ब्रिलियंट कमांडर थे नाना साहब के, इन्हें बाद में पकड़ के हैंग कर दिया गया। झांसी की रानी जो थी वो 22 ईयर्स ओल्ड थी, है ना, और इन्होंने कहा कि भैया हम आपके इस क्लेम को नहीं मानेंगे, अडॉप्टेड सन हम अपना बैठाएंगे, आप हमारा जो कर सकते हैं कर लीजिए। तो इनसे झांसी और सतारा बाद में छीन लिया जाता है। ये बहुत बहादुरी से लड़ती हैं। सर ह्यूज रोज इनके बारे में बोलते हैं कि शी वॉज द ओनली मैन इन द रिवोल्यूशन, तो कह रहे जो रिवोल्ट था उसमें इकलौती यही महिला थी, बाकी कोई महिला थी नहीं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एस्केप करती हैं, तात्या टोपे के साथ मिलती हैं, बट इसके बाद इनको हरा दिया जाता है, ठीक है। और बिहार में बंदा कुंवर सिंह होते हैं, ये जमींदार होते हैं, ये लड़ते हैं जगदीशपुर बिहार से, और ये वहां से अपने शासन को चालू रखते हैं। रिवोल्ट को 1857 में स्टार्ट होने के बाद 1 साल के अंदर ही 1858 तक पूरी तरह कंट्रोल कर दिया जाता है। 8 जुलाई 1858 को मेरठ को शांत किया जाता है और बाद में दिल्ली कैप्चर करके बहादुर शाह जफर को बाहर भगा दिया जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह बैठे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल बैठी थी, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह। इन सब नामों को याद कर लीजिएगा, ये सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? लिमिटेड राइजिंग, भाई हर बंदा नहीं जागा, सारे भारतीयों को नहीं लगा कि रिवोल्ट करने का सही टाइम है, ठीक है, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपुताना इन सब ने रिवेल किया ही नहीं, साउथ ने बिल्कुल रिवेल नहीं किया, कोई इफेक्टिव लीडरशिप था ही नहीं। भाई हमें ये नहीं पता था नाना साहेब होंगे, रानी लक्ष्मीबाई होंगी और चलो हम जीत जाएंगे, तो कौन सा शासन, किस प्रकार की प्रणाली, इसके बारे में हमने कुछ नहीं बनाया। तो वी वर नॉन प्लान्ड, हमने प्लान नहीं किया, हमने बिना प्लान किए सारा काम किया। इसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, मनी नहीं थी, टाइम ही नहीं था। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास में एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भाई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने की। रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी रूल खत्म हो गया। 1857 की इस रिवोल्ट से फायदा क्या हुआ? ब्रिटिश रूल खत्म हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बाद अब ब्रिटिश क्राउन इंडियन सिटीजन्स को ब्रिटिश सिटीजन मान के शासन करने लगे। इन्होंने दरबार इलाहाबाद में लागू किया 1 नवंबर 1858 को रानी के नाम पर। क्वीन विक्टोरिया ने शासन पूरे देश का ले लिया, लोगों को लगा अब चीजें अच्छी हो जाएंगे। रिलीजियस टॉलरेंस ना, इन्होंने कहा कस्टम और ट्रेडिशन को हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अब जो इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशन है उसमें कोई बदलाव लाने की हमें जरूरत नहीं है, जो भारतीयों का कस्टम और ट्रेडिशन है वो एज इट इज रहेगा। बताइए, बोलिए।
कस्टम और ट्रेडिशन हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ठीक है। गवर्नर जनरल का ऑफिस रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय की तरह। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर गवर्नर जनरल वाइसरॉय में क्या अंतर है? गवर्नर जनरल की तरह वो ब्रिटिश इंडिया पे शासन करेगा और वाइसरॉय की तरह क्वीन का एजेंट बनकर जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां पर आपने सब्सिडरी अलायंस साइन किया वहां पर जाएगा। तो वाइसरॉय गवर्नर जनरल दोनों थे, पर यहाँ पर उसको सिर्फ वाइसरॉय बोला गया ताकि हमें याद हो जाए। लीगल एडॉप्टेड सन को मान लिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स हटा दी गई, इंडियन रूलर्स को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन किया गया। अब इनको पता चल गया कि आर्मी में भारतीय कम होने चाहिए, यूरोपियंस ज्यादा होने चाहिए, तो उन्होंने भारतीयों को हटा दिया और यूरोपियंस को रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक, बताइए बेटा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी में बंगाल को तो बिल्कुल ही हटा ही दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल आर्मी अब रहेगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ते हैं। वेल्लोर म्यूटनी थी जो 1857 में से पहले आपके 100 साल पहले चली थी वेल्लोर में, ठीक है, और एक दिन चली थी। ये ब्रिटल थी, पहली म्यूटनी थी जो भारत के देश के अंदर होती है। 1857 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लगाकर इन्होंने क्या किया, क्वीन को यहाँ पर शासन में ला दिया और क्वीन के नाम पर इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया, बाकी लोगों को यहाँ से हटा दिया। अभी 1857 के रिवोल्ट में इतनी डिटेल आपके सामने थी, इसको आपको याद रखना है, इनको हमेशा पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम से इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती हैं, कोरिलेटेड है, आपसे एग्जाम में पूछी जरूर जाएंगी। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।